नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो प्रारंभ है उसके क्रम में आपका सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर समाप्त हो चुका है और रासायनिक वलगतकी स्टार्ट हो चुका है। रासायनिक वलगतकी का एक लेक्चर कल हमने करा दिया था, आज हम दूसरा लेक्चर कराने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा मैथमेटिकल है। ठीक है, इसमें आज वाले लेक्चर हम ग्राफ का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बच्चों, कल हमने बताया था कि जो अभिक्रिया का वेग है, किसका वेग? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग की बात अगर हम करें तो इसका अध्ययन हम दो स्तरों पर करते हैं। एक औसत वेग होता है और बच्चों हमने बताया था कि एक तात्क्षणिक वेग होता है। हम आपको केवल यही नहीं बताएंगे कि औसत वेग क्या है, बल्कि हम आपको यह भी बताएंगे कि हम किस तरीके से औसत वेग को निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये बार बार बोला है कि हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। किसकी कोशिश करेंगे? समझने की। तो औसत वेग पहले क्या होगा और इसको कैसे निकाला जाएगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने कल वाले लेक्चर को छोड़ा था कि अभिक्रिया का जो वेग है उसका अध्ययन दो स्तरों पर किया जाता है, एक औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। तो ध्यान दीजिए, औसत वेग की बात करें, औसत वेग, एवरेज रेट कह सकते हैं या वेलोसिटी कह सकते हैं। आपको हमने बताया था कि जो वेग होता है अभिक्रिया का, उसको R से प्रदर्शित करते हैं। कल ही आपको लेक्चर जो दिया था उसमें बता दिया था कि जो वेग या दर जो होता है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? R से। लेकिन कौन सा वेग है? औसत। औसत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज। तो यहां से आप AV उठा लेंगे, तो अगर कहीं RAV लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यहां पर औसत वेग की बात हो रही है। आइए बताते हैं कि औसत वेग जो है हम उसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे और ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, मैं पहले आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सिंपल सा एग्जांपल हमने आपके लिए लिया है कि जैसे ये दो स्थान हैं, इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी आगरा खड़ा हुआ है, सपोज उसको पहुंचना है मैनपुरी। करेक्ट? अब बात यह है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, हमने मान लिया कि यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। मान लिया आगरा से मैनपुरी तक की जो डिस्टेंस है हमने मान ली तो वो डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर है। अब हमको आगरा से चल करके मैनपुरी पहुंचने में टाइम लगता है बेटा 2 घंटे। कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने 100 किलोमीटर का समय कितने देर में तय किया, तो आप कह देंगे कि वो हमने 2 घंटे में तय किया। तो फिर इसके हिसाब से ये बताइए, क्या 2 घंटे में 100 किलोमीटर का टाइम, तो 1 घंटे में बता दो बेटा कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर हो जाएगा 1 घंटे में तय किया हुआ समय। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह कि हम 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हैं, अर्थात हमारी जो गाड़ी है उसका वेग कितना होगा? उसका वेग हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया उसका वेग। अब बात यह आती है कि क्या आपकी गाड़ी की जो स्पीड है
क्या आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो लगातार 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही? जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में, आप उस में देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसकी चाल क्या है। तो आप ये कहेंगे कि सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम आगरा से चले और मैनपुरी तक पहुंचे तो निश्चित रूप से बीच बीच में कई बार स्पीड बढ़ी और कई बार स्पीड घटी। फिर आपने ये 50 किलोमीटर प्रति आवर क्या बता दिया? तो आप ये कहेंगे कि हमने जो टोटल डिस्टेंस थी उसका हमने पूरे का औसत निकाला है। क्या निकाला है? औसत। कैसे? कल आपको हमने बताया था कि वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। अगर वैसे गाड़ी के हिसाब से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां आप लिखेंगे दूरी बट्टे समय। तो बताइए बेटा दूरी कितनी थी? दूरी थी इसकी 100 किलोमीटर और समय कितना लेगा? 2 घंटे। तो यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने इस तरीके से एक औसत वेग निकाला। आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको आपने किस दर से तय किया? जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया किस दर से उसको तय किया? बस उसी को कहा जाता है क्या? औसत वेग। क्या कहा जाता है? औसत वेग। हमने क्या कहा था कि जो हम अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे इसका अध्ययन हम 2 स्तरों पे करेंगे। एक औसत वेग, औसत आप समझ गए होंगे कि जो टोटल डिस्टेंस हमारी कवर हुई थी हम उसके हिसाब से उस वेलोसिटी जो होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं कह दूं तात्क्षणिक वेग, इसका जो दूसरा प्रकार है तात्क्षणिक की बात करूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं तात्क्षणिक की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि निश्चित क्षण पर ये तो जो वेग आपने निकाला ये पूरे का औसत आपने निकाल दिया कि हमने जो टोटल डिस्टेंस है वो इसके हिसाब से तय की है। अब मैं आपसे कहूं तात्क्षणिक, तो तात्क्षणिक का मतलब होता है निश्चित क्षण पर वेग। निश्चित क्षण पर वेग। ध्यान दीजिए, औसत वेग क्या होता है कि टोटल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो तात्क्षणिक होगा वो निश्चित क्षण पर होता है। अब मान लीजिए आपने आगरा से चलना प्रारंभ किया। आगरा से आप चले 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। मान लीजिए कि 3:15 पर आपके पापा का कॉल आया और तब उन्होंने आपसे पूछा कि आपकी जो गाड़ी है उसका वेग क्या है। तो आप क्या करेंगे? जो स्पीडोमीटर होगा उसमें देख के बताएंगे कि अभी हमारी गाड़ी की जो वेलोसिटी है, जो वेग, वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 3:15, ये क्या हुआ? एक निश्चित टाइम हो गया। अब निश्चित टाइम पर जो वेग होगा बस उसी वेग को कहा जाता है क्या? तात्क्षणिक वेग। आगे बात समझ में? निश्चित क्षण पर जो वेग होता है उसको तात्क्षणिक वेग कहेंगे और टोटल का जो वेग होता है, टोटल के हिसाब से जो कैलकुलेट किया जाता है उसको कहा जाता है बेटा क्या? औसत वेग। आगे बात समझ में? ठीक है ना? अब मैं इसी को लेता हूं रिएक्शंस में। किस में लेता हूं? रिएक्शंस में, क्योंकि आपने चैप्टर का नाम पढ़ा है रासायनिक बल गतिकी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल का मतलब क्या होता है? क्या नाम था चैप्टर का? ध्यान दीजिए, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित, और काइनेटिक का मतलब होता है वेग। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग की बात हो रही है, या गाड़ी के वेग की बात नहीं। एक हमने एग्जाम्पल आपको दिया कि जो निश्चित क्षण पर वेग होगा उसको तात्क्षणिक वेग कहेंगे, और टोटल का जो डिस्टेंस कवर की गई होगी उसमें अगर हम समय का भाग लगा देते तो वो हमारा क्या निकल के आता? औसत निकल के आता है। ठीक, तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब ये हुआ, काइनेटिक्स जो है ये काइनेसिस से बना है, और काइनेसिस का मतलब होता है गति। रासायनिक अभिक्रियाओं की गति की बात करते हैं। आइए अब औसत वेग में रिएक्शन के बारे में आपसे पूछता हूं। ध्यान से सुनिए बेटा। सपोज कर लीजिए कि ये हमारी रिएक्शन पूरी 100% है। कितनी है? 100%। इधर आप ले लेते हैं कि आपके पास एक रिएक्टेंट है, आप उसको प्रोडक्ट में बदलना चाहते हैं।
रिएक्टेंट बोले तो क्या, अभिकारक, और ये क्या हो गया बताइए, उत्पाद। कल बता भी दिया था, आप लोग समझ भी गए थे। आपको बताया था कि जब समय 0 होता है, अर्थात अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई होती है, तब उत्पाद की मात्रा कितनी होती है, तब आपको बताया था उत्पाद होता है 0। लेकिन जो अभिकारक होता है ये अपने अधिकतम वैल्यू को प्रदर्शित करता है। सपोज कर लिया यहां पर हमने ले लिया कितना, 10 मोल। ध्यान से सुनते जाना बेटा। समय t बराबर 1 सेकंड, इतना मान लिया। इसमें से कुछ मोल माइनस हो गए, अभिक्रिया होगी तो कुछ अभिकारक कायम बदलेगा उत्पाद में। तो जब यहां से 8 मोल रह गए तो इसका मतलब 2 मोल इधर चले गए। अगर t बराबर 2 सेकंड की बात करें तो यहां कितना हुआ, 6 मोल, यहां कितना हुआ, 4 मोल। जो इधर से कम होता वो उधर बढ़ता है। t बराबर 3 सेकंड, यहां आ गया 4 मोल, और बच्चों यहां कितना हो गया, 6 मोल। अगर t बराबर 4 सेकंड की बात करूं तो यहां हो गया 5 मोल, और यहां हो गया 2 मोल, और यहां कितना हो गया, 8 मोल। अगर मैं t बराबर 5 सेकंड, 5वें सेकंड की बात करें तो ये हो गया 0 मोल, और ये हो गया 10 मोल। ये आ गया। देखिए आप लगातार देख रहे होंगे कि अभिकारक की सांद्रता में क्या आ रहा है, कमी आ रही है, इसकी सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। कल हमने आपको समझा दिया था, ठीक है ना। अब सपोज कर दिया, इसको ले लीजिए, ये समय है, हम इसको T1 मान लेते हैं, ये R1 हो गया, ये P1 हो गया। हम इसकी बात कर लें, इसको क्या कहेंगे, T2, ये क्या हो जाएगा, R2, ये हो जाएगा P2। तो हम अगर इसके बाद, तो आपने ये देखा कि जो अभिकारक के लिए ग्राफ है, सांद्रता का ग्राफ, वो लगातार कैसा होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। कैसे, देखिए अगर मैं यहां पर आपको इसके ग्राफ की जानकारी देना चाहूं तो ये है स्थिति। ये जो है ये समय को ये वाला अक्ष प्रदर्शित करता है, और ये अक्ष काय को प्रदर्शित करता है, सांद्रता को। करेक्ट। ये क्या है, मूल बिंदु 1 2 3 4 5, ये हो गया। इधर बात कर लें, 2 4 6 8 10। करेक्ट। अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में जब समय 0 है तो बताइए कितनी है, 10। और जब समय 5 सेकंड हो जाता तो बता दीजिए कितना हो गया, 0। ठीक है ना। तो अब देखिएगा कि यहां से जैसे जैसे समय बढ़ेगा, ये कंडीशन आ गई, वैसे वैसे इसका जो ग्राफ है वो लगातार नीचे की ओर गिरता चला जाएगा। ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना। अब आप क्या देखेंगे कि आपने जो ये ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ किसके लिए बनाया है, ये ग्राफ आपने बनाया है अभिकारक के लिए। लगातार देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो अब यहां आप ये देख लेंगे कि जैसे मान लिया आपने इसको R1 मान लिया, कितना मान लिया, R1 ये कंडीशन है। अगर मैं R1 की बात कर लूं, ये R1 की कंडीशन आ जाती है। यहां पर जो समय है, इस समय को आप क्या मान लेंगे, T1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, T1, 1 2 और ये 3 हो गया। यहां पर कितनी सेकंड है, 1 2 और ये तीसरी सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा, ये आ गया। मान लीजिए ये चौथा सेकंड है, ये 5वां सेकंड हो गया। इसको आप जब ये R1 था तो समय कितना था, T1, और जब ये R2 हो जाएगा तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा T2। अब हम ये चाहते हैं
कि अभिकारक की बात हो रही है, अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया वेग, कल ही बता दिया था सापेक्ष अभिक्रिया वेग। हमने क्या कहा कि अभिक्रिया वेग चाहे वो औसत वेग हो चाहे तात्क्षणिक हो, परिभाषा हमारी वही रहेगी। क्या यहां लिखेंगे कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, नीचे क्या लिखेंगे, समयांतराल। करेक्ट। सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्या हो गया बताइए, R2 की सांद्रता माइनस R1 की सांद्रता, समयांतराल क्या हो जाएगा, T2 माइनस का क्या, T1। अब हमने क्या कहा था कि जो अंतर है इसको क्या कर लेंगे, R2 का मान बताइए कितना है, R2 का मान है बेटा आपके पास 2 माइनस R1 का मान कितना है 6 बटे T2 कितना है 4, T1 कितना है 3, घटा लीजिए, 2 में से 4 गया कितना बचा, सॉरी 2 में से 6 गया -4 और 4 में से 3 गया 1, लगा दीजिए -4 आ गया। ये क्या है, अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग हो गया। अब ये क्या है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या बताया था हमने, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो गया। लेकिन ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करेगा, अभिक्रिया में वेग, अभिक्रिया के वेग में कमी को प्रदर्शित करेगा। कल आप लोग बार बार पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर जो है ना ये ऋणात्मक चिन्ह हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अरे जब भी अभिकारक होगा उसकी सांद्रता लगातार घटेगी, सांद्रता घटेगी तो कभी भी आप चेक करेंगे कि R1 से हमेशा R2 का मान कम होगा, और जब कम वाले में से ज्यादा वाला घटाएंगे तो आंसर हमेशा क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग हो गया, ठीक है ना। अब आप कहें कि औसत वेग को परिभाषित कर दो, अरे कुछ नहीं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। अगर मैं उत्पाद के सापेक्ष बात कर लूं तो क्या कहेंगे, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को क्या, और उत्पाद का अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ये चीज बनी, ठीक है ना। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि उत्पाद में लगातार वृद्धि हो रही है, तो ये बताइए कि ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो इसमें से इसको घटाओगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, अभिक्रिया का वेग पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि लगातार अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए तो एक तो ये तो हो गया किसके लिए, अभिकारक के लिए। अगर मैं उत्पाद की बात करूं तो उसके लिए ग्राफ आपको बताता हूं, ये हो गया, इधर क्या है सांद्रता, किसके लिए, उत्पाद के लिए, ठीक है ना। इधर क्या हो गया, समय। आप जानते हैं स्टार्टिंग में सांद्रता भी 0 थी, समय भी 0 था उत्पाद के लिए। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की जो वो उत्पाद की सांद्रता है वो भी लगातार बढ़ती चली जाएगी, ये कंडीशन रहती है, ठीक है ना। अब इसमें बात कर लीजिए, ये है स्थितियां इसकी, ये स्थितियां इसकी, ये कंडीशन है, ध्यान दीजिए। मान लिया ये हो गया, आगे देख लें, इसकी बात कर लीजिए, इसको आप कहेंगे T1, इसको आप कहेंगे T2। मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे बढ़ते चलाएं। इसमें 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां आप ये देख पा रहे होंगे, यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक चलिए पूरा T2, यहां से यहां तक चलेंगे तो केवल T1, यहां से यहां तक T2, यहां से यहां तक T1,
तो अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि ये डिस्टेंस तो इसमें से घटाना पड़ेगा T1 को, ये वैल्यू घट जाएगी तो ये बच जाएगा, तो क्या है यहां कर देंगे आप T2 माइनस का T1, अर्थात इसको कहेंगे क्या, डेल्टा T। करेक्ट। अब ये हुआ कितने में है, यहां कंडीशन ये आ रही है, ये कंडीशन। अब इसकी बात कर लो तो यहां आप इसको कह देंगे क्या कि इधर से बढ़ेगा, इधर से तो बढ़ के चल रहा ऊपर की ओर, आप इसको R1 कहेंगे, इसको P1 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, P2 कहेंगे। अगर अभिकारक होता है तो ऊपर से नीचे आते हैं, उत्पाद के लिए नीचे से कहां जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा क्या कि यहां से ये जो डिफरेंस है इसको निकालिए, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, P2 माइनस P1 अर्थात डेल्टा P, और उसका क्या, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन की बात हो गई, ये हो गया डेल्टा P हो गया, ठीक है ना। अब अभिकारक की जो सांद्रता में चेंज हुआ है वो 6 से लेकर के वो कहां पहुंचा है, 10 तक। आप जानते हैं कि ऊपर परिवर्तन लिखा जाता है, लिखा जाएगा उत्पाद के सापेक्ष, उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया वेग बराबर, बोलो क्या, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन वटे नीचे क्या, समायांतराल। बताइए उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन निकाल लिया है, कितना है, डेल्टा P। अब आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि पहले कितना था, 6 और फिर कितना हो गया, 10, वृद्धि हुई है, और वृद्धि हुई है तो यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको किसी का भी औसत वेग निकालना है तो इस तरीके के ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए अभिकारक की बात होगी तो ऊपर से गणना करेंगे, उत्पाद की बात होगी तो नीचे से गणना करेंगे, ठीक है ना। ये पहली स्थिति, ये दूसरी, ऐसे करके हमने इसको P1 मान लिया तो ये P2 हो गया। अगर अभिकारक होता तो उल्टा कर देते, ऊपर R1 होगा और नीचे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी, चाहे अभिकारक के सापेक्ष निकालें चाहे उत्पाद के सापेक्ष निकालें, आप इस तरीके से औसत वेग निकाल सकते हैं। औसत वेग की परिभाषा समझ गए होंगे कि औसत वेग अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और क्या, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे क्या है दोनों में बताइए, समयांतराल, ठीक है ना। तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, इन दोनों के अनुपात को कहा जाता है क्या, औसत वेग। क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से आप औसत वेग की बात कर लेंगे। हमने बता दिया कि यहां इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको क्या कहेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R, ये जो बीच का डिफरेंस है ये हो जाएगा डेल्टा T। जब भी आपको निकालना हो तो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक। अगर उत्पाद की बात होगी तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पर P2 का मान बड़ा है, P1 का छोटा है, तो वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। यहाँ R1 का मान छोटा है, R2 का मान बड़ा है, तो R2 में से R1 घटाएंगे तो मान काय में आएगा, माइनस में, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। तो औसत वेग अगर आपको किसी का भी निकालना बेटा इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार मैं परिभाषा बता देता हूं। क्या परिभाषा यही है कि आपने दोनों ही स्थितियों में औसत वेग निकाला है तो आप क्या कहेंगे कि अभिकारक या उत्पाद, चाहे मैं बात कर लूं अभिकारक की या बात कर लूं उत्पाद की, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और दोनों में नीचे क्या लिखा हुआ है, समयांतराल, और समयांतराल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, औसत वेग कहा जाता है, ठीक है ना। एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं बोर्ड पर, ठीक है। ग्राफ आप लोगों को शायद समझ में आ गए होंगे, ठीक है। औसत वेग, औसत वेग क्या कहेंगे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन वटे नीचे क्या लिखेंगे भैया,
समयांतराल। करेक्ट। तो ये हो जाएगा क्या, या ये कह दीजिए कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। कैसे निकालेंगे, ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। अब आइए बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की कि औसत वेग को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग को और किस तरीके से। तो हमने बताया था दूसरा प्रकार होता है तात्क्षणिक वेग, इंस्टैंटानियस रेट, तात्क्षणिक वेग। हमने बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हमने यही बताया कि ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया है, इसका पूरे का अगर दिखाते हैं तो वो औसत उसके हिसाब से निकलेगा। मान लीजिए इस क्षण पर, निश्चित क्षण पर जो वेग होगा उसी वेग को कहा जाएगा क्या, तात्क्षणिक वेग। तो परिभाषा दे सकते हैं आप कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी निश्चित क्षण पर वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब इस सबसे मेन चीज ये है कि इसको लिखा कैसे जाता, कैसे निकालते हैं। ध्यान देना, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैंने कह दिया a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। हम कहें कि इसका औसत वेग निकालिए। औसत वेग कैसे लिखा जाएगा, औसत वेग के लिए हमने कहा था कि जो अभिकारक होगा उसको माइनस में लेंगे, उत्पाद को प्लस में लेंगे। तो देखिए क्या, माइनस डेल्टा ए का कंसंट्रेशन, जैसे वहां आर था तो आर का कंसंट्रेशन था, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसी तरीके से इसका लिखेंगे माइनस डेल्टा वी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। इधर बात करेंगे, इधर प्लस का आ जाएगा, प्लस डेल्टा सी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी का कंसंट्रेशन। अगर इसकी बात करूं तो बेटा क्या होगा, प्लस डेल्टा डी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी का कंसंट्रेशन। ये इस तरीके से हमारा निकल के आएगा। हम इसको ऐसे लिखा करते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि औसत वेग की बात की जाएगी तो इनके लिए, अभिकारकों के लिए आपको माइनस का साइन यूज करना है, कल से बता रहा हूं। उत्पाद के लिए आपको प्लस का साइन यूज करना है। बस अगर औसत वेग होगा तो डेल्टा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डेल्टा का। अब मैं कह रहा हूं तात्क्षणिक वेग की बात करें तो तात्क्षणिक का मतलब क्या हुआ कि किसी निश्चित क्षण की बात हो रही है और इसमें क्या होता है कि जो टाइम होता है वो घटने लगता है। घटने लगेगा अर्थात वो जीरो की ओर चलने लगेगा, बहुत सूक्ष्म टाइम हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट लग जाएगी। अगर हम इसी के लिए अगर हम तात्क्षणिक वेग लिखना चाहें तो कुछ नहीं करना है, केवल ये जो डेल्टा है ये बड़े डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमको चाहिए छोटा डिफरेंस। तो छोटे डिफरेंस के लिए आ जाएगा क्या, बाकी सब वही, माइनस डेल dt। ये कंडीशन आ गई। डेल्टा की जगह पर आप ये बना देंगे डेल, तो डेल a अपॉन डेल टी, या फिर क्या कि डी ए अपॉन डी टी हो गया। ये जो d है, स्मॉल d है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अति सूक्ष्म अंतर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अगर हम इसको बहुत कम समय के लिए लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसकी बात करना बताओ तात्क्षणिक वेग के लिए, तो माइनस क्या, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। इसके लिए करें तो क्या हो जाएगा बताइए, इसके लिए हो जाएगा बेटा क्या, प्लस डी सी अपॉन डी टी। तो समझ गए होंगे कि ये जो डी है ये अति सूक्ष्म समय के लिए है। ठीक है, निश्चित समय के लिए है। ठीक, तो बहुत कम समय जो होगा वो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी इस्तेमाल कर देंगे।
ये आप आराम से तात्क्षणिक वेग निकाल सकते, परिभाषा समझ गए होंगे कि किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, अगर आप चाहें कि सर हमको सिखाइए कि हम तात्क्षणिक वेग किस तरीके से निकालेंगे, तो मैं आपको यह सिखाता हूं। ध्यान दीजिए क्या करना है। अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए ध्यान दीजिए तात्क्षणिक वेग कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, ये तो आप जानते ही होंगे, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सांद्रता को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? समय को। करेक्ट। इसमें क्या होता है कि अगर अभिकारक के लिए होता तो आप जानते हैं कि अभिकारक का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऐसे चलता है। मानते हो इस बात को कि नहीं? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक, अब यहां 0 है, 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। इधर 1, 2, 3, 4, इसको 5 मान लिया आपने। आपको अगर औसत वेग निकालना तो आप क्या करेंगे? दो कंडीशन कोई भी ले लेंगे। तात्क्षणिक के लिए क्या करना है आपको? जैसे आपसे हमें निकलवाना है कि बताइए 2 सेकंड पर क्या होगा। निश्चित क्षण कह दिया कि दूसरी सेकंड जब स्टार्ट होगी तो उस टाइम पर जो हमारी दूसरी सेकंड जो कंप्लीट हो गई, मान लीजिए यहां पर एक ये हो गई, दूसरी ये, 2 सेकंड के बाद अभिक्रिया का वेग क्या होगा। आप क्या करेंगे? निश्चित क्षण हो गई 2 सेकंड, आप इसको सीधा सीधा इसको यहां ज्वाइंट कर लीजिए। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूं मैं, तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जहां जिस क्षण पर आपको निकालना हो, मान लीजिए आपको इस पर निकालना है, ठीक है ना। इसके लिए अब क्या करना है आपको? अब आप ले लीजिए फटाफट एक स्केल लेकर के, ये तो ग्राफ लगातार गिर रहा है, यहां आप क्या करेंगे कि ये कंडीशन बनाएंगे, ये कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो गई। करेक्ट। आप जिस क्षण पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालना चाह रहे हैं, आप उस क्षण को सीधा यहां कनेक्ट कीजिए ग्राफ पर। कनेक्ट करने के बाद वहां एक स्केल लगाइए, सीधा का सीधा निकाल लेंगे। अब लगाइए स्केल इधर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये कंडीशन आ जाएगी। अब स्केल लगाइए इधर, ये कंडीशन हो गई। ठीक है ना। अब यहां से आप क्या करने वाले हैं? ये इसके लिए आपने ट्रायंगल बना लिया, ये इसका स्लोप बना। यहां आप मान लीजिए O, ये A हो गया, इसको आप कह देंगे C। अगर आप इसके लिए तात्क्षणिक वेग लिखते हैं, तात्क्षणिक वेग, तो आपको क्या करना होगा? माइनस तो लगना ही अभिकारक के लिए, OA बटे OC, ये हो गया। OA बटे AC हो गया। कितना हो गया बेटा? OA अपॉन AC। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हमें माइनस या प्लस की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? अरे जो निश्चित क्षण है वहां घटना और बढ़ना क्या, हमने कह दिया कि 2 सेकंड हो चुके हैं, इस टाइम पर अभिक्रिया का वेग क्या है, तो वहां पर क्या होगा कि निश्चित होगा। आप यही करेंगे कि लाइन खींचेंगे, इस स्लोप को मिलाइएगा, बस इसको, अब इसको यहां मिला दो। यहां कितनी सांद्रता है? मान लीजिए 2.4 है, 2.5 है, इसको उठाइए, मान लिया जो OA है, ठीक, ये वाला 2.5 हो गया, मान लिया। फिर इसके लिए ये मान लीजिए 8 हो गया। क्या करोगे आप? इसको इसमें से घटा दोगे, ठीक है। तो ये आप इसमें से माइनस करिए, माइनस करने के बाद अब इधर आप टाइम की बात कर रहे हैं, इसको इसमें से ले लीजिए, तो ये बन जाएगा क्या? OA बट्टे क्या? OC। ये प्रदर्शित करेगा काय को? तात्क्षणिक वेग को। यहां पर आप माइनस का यूज ना करें, क्योंकि निश्चित क्षण की बात हो रही है, ठीक है ना। औसत में क्या है कि वो लगातार घटता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पाद के लिए। किसके लिए? उत्पाद के लिए। बताइए उत्पाद का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे।
ठीक यहां 0, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया। मान लीजिए आपको तीसरी सेकंड पे निकालना है उत्पाद का वेग, हमने क्या बताया कि तुरंत इसको ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद यहां स्केल लगाइए और स्केल लगा करके क्या करोगे, इसको खींच लोगे, ये वक्र बन गया। फटाफट इसको यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ, मूल बिंदु ये हो गया O, इसको A, इसको C। इसके लिए भी तात्क्षणिक वेग जब आप निकालोगे तो देखिए तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, OC, ये इनमें से देख लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, और OA ये वाला डिफरेंस है OA, यहां से यहां से, तो क्या हो जाएगा OA अपॉन OC। इस तरीके से आप क्या किया करेंगे, तात्क्षणिक वेग निकाला करेंगे। ये मत सोचिए कितना डिफरेंस है, अरे निश्चित क्षण, उसके लिए स्लोप बना लिया हमने, बस इसी से निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से तात्क्षणिक वेग आपका इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है और आपका जो है ना औसत वेग क्या होता है, इनको कैसे निकालते हैं, ये आपने पूरी तरीके से समझा कि हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया करेंगे, ठीक है ना। अब तात्क्षणिक वेग के बाद हम अब बात करने वाले हैं कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित करता है। तो आपने बच्चों ये देख लिया कि हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन जो है उसको दो स्तरों पे करते हैं, एक औसत वेग और एक तात्क्षणिक वेग। औसत वेग पूरे के हिसाब से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझा दिया, ठीक है ना। अगर अभिकारक की बात करेंगे तो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, उत्पाद की बात करें तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। अगर मैं इसी के लिए तात्क्षणिक वेग की बात कर लूं तो हमने आपको बता दिया कि हमें जो स्लोप बनेगा उसमें एक मूल बिंदु मान लेंगे, उसका लंब बट्टे आधार करके हम उसको कैलकुलेट किया करते हैं। अब जो तात्क्षणिक वेग था उसमें वो क्या था कि वो टेंडिंग टू जीरो चलता है, जीरो के लिए मतलब अति सूक्ष्म के लिए चलता है। तो अति सूक्ष्म के लिए क्या बताया हमने कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये क्या है बताइए, औसत वेग। अगर मैं कहूं कि इसी को तात्क्षणिक वेग में बदल दो तो हमने क्या कहा कि जो समयांतराल है वो अति सूक्ष्म होगा, तो यहां आप लगा दोगे क्या, माइनस का लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो, ये लिमिट लगा दीजिए डेल्टा R अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा T, ठीक है। आप अगर लिमिट को हटाते हैं तो समझ जाएंगे कि ये अति सूक्ष्म होगा, तो माइनस D R का कंसंट्रेशन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा DT। ये तात्क्षणिक समझ गए होंगे और ये औसत समझ गए होंगे, औसत में डेल्टा और तात्क्षणिक में डेल आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, काफी महत्वपूर्ण ये भी है कि अभिक्रिया का वेग, ध्यान दीजिए, वेग का मतलब समझ गए होंगे आप क्या, कि जैसे R है और ये P में बदलता है, तो अगर ये तेजी से बदलेगा P में तो समझ जाओगे कि वेग बहुत ज्यादा है, अगर P में धीरे धीरे बदलता है तो समझ जाओगे कि वेग कम है, ठीक है ना। अब हम ये चाहें कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाना है और कैसे घटाना, जैसे कहीं जरूरत पड़ती, कोई रिएक्शन है बहुत स्लो हो रही है, अगर बहुत स्लो हो रही है तो हम चाहते हैं कि वो तेजी से होने लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। जैसे H2 प्लस Cl2 अगर आप डायरेक्ट कराते हैं तो 2HCl बनता है, लेकिन H2 और Cl2 बहुत धीरे धीरे मिलते हैं, जब धीरे धीरे मिलेंगे तो HCl भी कैसे बनेगा बेटा, धीरे धीरे प्राप्त होगा, बहुत कम कम मात्रा। अगर आप इसी अभिक्रिया में सनलाइट लगा दें, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप इस अभिक्रिया को कराते हैं तो बनेगा तो HCl ही, लेकिन बहुत तेजी से बनेगा। किससे बनेगा, बहुत तेजी से। तो हम यहां से ये समझ गए होंगे कि अगर किसी अभिक्रिया का वेग बढ़ाना हो, किसी अभिक्रिया का वेग घटाना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं ठीक कौन सा कारक करा सकता है, तो यहां आपसे पूछे बेटा ये अभिक्रिया बहुत तेजी से क्यों होने लगी, तो आप कह देंगे कि इसका कारक कौन है,
प्रकाश की उपस्थिति है, तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चलिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, मुख्य रूप से ये कारक हैं। हम एक एक कारक की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर। ध्यान दीजिए बेटा, देखिए एक बात आपको बता दूं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो समानुपाती होता है प्रभावी टक्करों के। किसके समानुपाती होता है? प्रभावी टक्करों के। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक, इस बात को माइंड में डाल लो, सारे पॉइंट आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले ताप। अब ताप के लिए हम क्या करें कि जैसे आपने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ताप देने पर जानते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या बताया था कि ताप समानुपाती होता है किसके? गतिज ऊर्जा के। तो सिंपल सी बात ये हो गई क्या कि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गति तेजी से होगी, और जब अणु गति तेजी से करेंगे तो क्या होगा? टक्करों की संभावना बढ़ेगी। और हमने क्या बताया कि जो टक्करें होती हैं वो वेग के समानुपाती होती हैं, अर्थात टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो बताइए अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो बच्चों, आया समझ में कि नहीं? एक बार फिर बता देता हूं, क्या कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर क्या? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से अणु तेजी से टक्कर करेंगे, और जितनी ज्यादा टक्करें होंगी, ठीक है ना, उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है कि वेग समानुपाती क्या? प्रभावी टक्कर। ठीक, और ऐसा देखा गया कि अगर हम किसी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, मान लीजिए पहले रिएक्शन हो रही थी 25 डिग्री सेल्सियस पर, फिर हमने टेम्परेचर उसी रिएक्शन के लिए बढ़ा के कर दिया कितना? 35 डिग्री सेल्सियस, तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो लगभग 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना बेटा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिए कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है? लगभग 2 गुना। आगे बात समझ में? ठीक, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग आप लिख देंगे क्या कि हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। अब आ जाइए सांद्रता, कंसंट्रेशन। क्या बेटा? कंसंट्रेशन। सांद्रता को हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे कोई एक पात्र है, उसमें ए के पहले 5 अणु थे, बी के 5 अणु थे। अब इतने ही बड़ा पात्र, ऐसे ही पात्र में ए के 20 अणु कर दीजिए, बी के भी 20 अणु कर दीजिए। बताओ बेटा, यहां पर टक्करें ज्यादा होंगी कि यहां टक्करें ज्यादा होंगी? जहां अणुओं की संख्या ज्यादा होगी वहां टक्कर होने की संभावना ज्यादा होगी, तो यहां टक्करों की संख्या कैसे होगी? ज्यादा होगी। और आप जानते हैं कि टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? सांद्रता का मतलब क्या है? मात्रा। अगर अणुओं की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, अणुओं की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? टक्कर होने की संभावना बढ़ जाएगी, और टक्कर होने की संभावना बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक, समझ गए? अब लिखेंगे कैसे कि सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ने से टक्करों की संख्या, टक्करों की संभावना ये बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता। नहीं तो मैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से भी बता सकता हूं कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में भी ये कहा जाता है कि सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि सांद्रता बढ़ेगी तो टक्करें बढ़ेंगी, और टक्करें बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? वेग बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में कुछ परिवर्तन कर दे, या बढ़ा दे
या फिर क्या करे, घटा दे। लेकिन सामान्य तौर पर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये समझाइए कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता, क्यों? तो ध्यान देना बेटा, अगर सक्रिय ऊर्जा क्या होती है मैं बता दूंगा, लेकिन ये सिलेबस से निकाल दिया गया है, जो अभी सिलेबस हमने बताया था आपको। सक्रिय ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती अभिक्रिया का वेग, ध्यान दे लो बेटा। अगर सक्रिय ऊर्जा ज्यादा होगी तो वेग क्या हो जाएगा, कम, और सक्रिय ऊर्जा कम हो जाएगी तो वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो देखिए उत्प्रेरक होते हैं दो तरीके के, एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। सुन लेना, उत्प्रेरक समझ गए, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देता हो उसको उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक है तो वो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, और अगर ऋणात्मक है तो वो क्या करता है, घटाता है। सुन लिया। अब ये ध्यान देना कि धनात्मक उत्प्रेरक ऐसा क्या करता है जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो बेटा ध्यान दो, ये सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, घटाता है। हमने क्या बताया कि सक्रिय ऊर्जा वेग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सक्रिय ऊर्जा घटा देगा तो बताइए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ा देते हैं। आप कह देंगे कि सक्रिय ऊर्जा को घटा देते हैं, और हम जानते हैं कि सक्रिय ऊर्जा घटने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात कर लो, यह क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाता है। हमने बताया कि सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग घट जाएगा, सक्रिय ऊर्जा बढ़ी तो वेग क्या हो जाएगा, घटा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि एक उत्प्रेरक क्या कर सकता है तो आप ये कहेंगे कि वो अभिक्रिया के वेग को सामान्य तौर पर बढ़ाता है। हमने क्यों बताया कि ज्यादातर उत्प्रेरक इस्तेमाल बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो ध्यान दो बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई टुकड़ा है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इधर हो गया, पीछे हो जाएगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, कम। हम इसको क्या कर दें, 4 हिस्सों में तोड़ दें। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, तभी तो 4 हिस्से बनेंगे। और ये 4 हिस्से बनेंगे तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये जो पहले अंदर था ये भी बढ़ गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी, और आपको बताया कि सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अब बात कर लूं मैं दाब की, प्रेशर। अगर दाब की बात की जाएगी तो दाब का कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है। दाब का प्रभाव केवल तब होता है जब अभिक्रियाएं गैसीय अवस्था में होंगी। कैसी अवस्था में होंगी, गैसीय। अगर हम गैसों को दबाते हैं, दबाने का मतलब क्या हुआ, दाब बढ़ा दिया, और दाब बढ़ाएंगे तो अणु क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, और जब अणु पास आएंगे तो टक्कर होने की जो प्रबलता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टक्कर होने की प्रबलता बढ़ेगी तो हमने क्या बताया कि टक्कर समानुपाती होती है किसके, वेग के। टक्करें बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, वेग भी बढ़ जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति की बात करें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ध्यान दीजिए प्रकाश की उपस्थिति में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका वेग जो है वो प्रकाश की उपस्थिति से बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते प्रकाश ऊर्जा से फोटोन मिलते हैं। क्या मिलता है, फोटोन। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्लांक की क्वांटम थ्योरी में बताया गया था। ये जो फोटोन होते हैं वो क्या करते हैं कि गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमने पहले ही पॉइंट में बताया था कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्करों की संभावना बढ़ेगी, और टक्करें बढ़ेंगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिकारकों की प्रकृति की बात कर लें तो देखिए अभिकारक जैसे हमारा A और A है, अब यहाँ पर कितना, एक बॉन्ड है। अगर मान लीजिए यार दो बॉन्ड होते तो
इन दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, अधिक टाइम लगेगा। ठीक, दो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा समय लगेगा, एक बॉन्ड को तोड़ने में क्या होगा, कम समय लगेगा। तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड देर में टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो ये जल्दी उत्पाद में बदलेगा, अर्थात अभिक्रिया का वेग कब ज्यादा होगा, तब ज्यादा होगा जब बॉन्ड की संख्या कम होगी। अगर बॉन्ड बढ़ जाएंगे तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि जितने कम बॉन्ड होंगे उतने ही जल्दी टूटेंगे, और जितने ज्यादा होंगे उतनी देर में टूटेंगे। तो अभिक्रिया का वेग अगर कम बॉन्ड है तो ज्यादा होगा, और ज्यादा बॉन्ड है तो कम होगा। ठीक, इस तरीके से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले ये कारक थे। आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मैकेनिज्म की। ठीक।